हेलो एवरीवन, वेलकम टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और घटना पॉलिटी चक्र की ये 5th क्लास है आज, और इसमें डिस्कशन करेंगे नेशनल सिंबल्स और ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़। ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं हम सारे डिस्कशन करेंगे। और आई होप इन सबसे जितने क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कशन कर लेंगे आज, उसके बाहर एग्ज़ाम में मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन उससे बाहर जाएगा फिर। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से सुनना है, और एक दो बार वीडियो को सुन लेंगे, 2-4 बार चला के तो नया क्वेश्चन आपके सब लर्न हो जाएंगे, क्योंकि कम से कम 30-35 साल के क्वेश्चनों का इसके अंदर कलेक्शन दिया गया है घटना चक्र के अंदर। और मोस्टली जो क्वेश्चन पीसीएस में बनते हैं, आईएएस में बनते हैं, उनसे रिलेटेड फिर छोटे क्वेश्चंस निकाल के जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं ना उसमें डालते हैं वे। इसलिए चाहे एसएससी वाले बच्चे हों, एमटीएस वाले बच्चे हों, या यूपी में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों आप, ठीक है, तो इन वीडियो को अगर आप सुनोगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी। ठीक है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, फीडबैक ज़रूर दें। अगर वीडियो में कोई दिक्कत लग रही है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, पर फीडबैक देना ज़रूरी है, रिक्वेस्ट है आपसे ये। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। नेशनल सिंबल से शुरू करते हैं। द नेशनल फ्लैग ट्री कलर इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप में रेक्टेंगुलर है नेशनल फ्लैग, एंड कंसिस्ट ऑफ 3 कलर्स। और 3 कलर्स दिए गए हैं हमारे नेशनल फ्लैग में। कौन कौन से हैं? सैफरन है, वाइट है और ग्रीन है। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द फ्लैग इज़ विथ 3:2, और ये इसका रेशियो है लेंथ का और विड्थ का। कितना है? 3:2। द कलर ऑफ द टॉप बैंड इज़ डीप सैफरन, सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज। सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है फ्लैग में? सैफरन कलर होता है, केसरिया बोलते हैं। और किसका प्रतीक होता है? सिंबल किसका है? स्ट्रेंथ का और करेज का। और मिडिल में वाइट कलर होता है मिडिल में, और ये किसका सिंबल है? पीस का और ट्रुथ का। सबसे नीचे बॉटम में कलर होता है ग्रीन, और ये ग्रीन कलर किसका सिंबल है? ये फर्टिलिटी, ग्रोथ और ऑस्पिशियसनेस ऑफ द लैंड की प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड है। ठीक है, इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड इज़ नेवी ब्लू व्हील, और जो वाइट कलर की जो पट्टी होती है बीच में, उस पर एक नेवी ब्लू कलर का एक व्हील बना हुआ है, और जिसके अंदर कितनी है? 24 स्पॉक्स हैं। एंड इट्स डिज़ाइन इज़ दैट ऑफ द व्हील विच अपीयर्स ऑन द एबेकस ऑफ द सारनाथ लोयन कैपिटल ऑफ अशोका। अशोका में जो सारनाथ लोयन कैपिटल बना हुआ है, तो उसके जैसा है, उसके जैसा है इसका, है ना, उसके जैसा ही दिखाई देता है ये। इट इज़ द सिंबल ऑफ जस्टिस, और ये जो व्हील है ये किसका सिंबल है? ये है जस्टिस का सिंबल। द नेशनल फ्लैग वाज डिज़ाइन बाय पिंगली वेंकैया। नेशनल फ्लैग को किसने डिज़ाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने। द प्रेजेंट डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947। ठीक है, जो प्रेजेंट डिज़ाइन है हमारे नेशनल फ्लैग का, तो जो प्रेजेंट डिज़ाइन है नेशनल फ्लैग का, वो कब अडोप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने? 22 जुलाई 1947 को। डेट भी ध्यान रखनी है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ 3 कलर्स एंड ए व्हील इन आवर नेशनल फ्लैग बाय डॉक्टर एस राधाकृष्णन इज मेंशन इन द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। द स्टेट एम्ब्लेम इज एन एडोप्शन फ्रॉम सारनाथ लोयन कैपिटल ऑफ अशोका। जो स्टेट एम्ब्लेम था वो कहाँ से अडोप्ट किया गया है? अशोका के सारनाथ स्तंभ से। ठीक है, इट वॉज अडोप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950। और ये जो स्टेट एम्ब्लेम था ये गवर्नमेंट ने कब अडोप्ट किया? 26 जनवरी 1950 को। द वर्ड सत्यमेव जयते फ्रॉम मुंडका उपनिषद इज इंस्क्राइब्ड एट द बॉटम इन देवनागरी स्क्रिप्ट। और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। और कौन सी लैंग्वेज में है? देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडका उपनिषद से लिया गया है। जितने भी वर्ड मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वाज ऑफिशियली अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
ऑन 24 जनवरी 1950। और जो हमारा नेशनल एंथम है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडोप्ट किया था? 24 जनवरी 1950 को। इट वॉज फर्स्ट संग ऑन 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया था। ये ईयर कई बार पूछ लिया है कि पहली बार जो हमारा नेशनल एंथम है वो कब गाया गया था, तो ध्यान रखेंगे 1911 में। एट कलकत्ता सेशन ऑफ द इंडिया नेशनल कांग्रेस, चेयरमैन कौन थे उस टाइम? पीटी बिशन नारायण धर। ठीक है, पंडित बिशन नारायण धर चेयरमैन थे कलकत्ता सेशन के, और इसी सेशन में सबसे पहले नेशनल एंथम को 1911 में गाया गया था। इट इज़ टेकन फ्रॉम गीतांजलि, गीतांजलि से लिया गया है। अथर्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के अथर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। प्लेइंग टाइम ऑफ फुल वर्जन इज अप्रॉक्सीमेटली 52 सेकेंड, और इसके गाने का टाइम कितना है? लगभग 52 सेकेंड है। द सॉन्ग वंदे मातरम वाज अडोप्टेड एज द नेशनल सॉन्ग बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950। वंदे मातरम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडोप्ट किया? 24 जनवरी 1950 को। इसकी डेट 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था पीसीएस का, उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था ये। ठीक है, कि वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडोप्ट किया था। ठीक है, डेट भी ध्यान रखनी है और ईयर भी ध्यान रखना है। इट इज़ टेकन फ्रॉम द नॉवल आनंद मठ से लिया गया है, और अथर्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इट वाज फर्स्ट संग एट 1896 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। चेयरमैन कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1896 में जो अधिवेशन हुआ था, सेशन हुआ था, उसमें गाया गया था पहली बार इसको, और उस टाइम चेयरमैन कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द शक एरा पे बेस है हमारा नेशनल कैलेंडर। चैत्र एज इट्स फर्स्ट मंथ, और इसका फर्स्ट मंथ कौन सा है? चैत है। फागुन जो है वो लास्ट मंथ है। वाज अडोप्टेड ऑन 22 मार्च 1957 अलोंग विद द ग्रिगोरियन कैलेंडर, और इसको 22 मार्च 1957 को अडोप्ट किया गया था ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ। जनरली द मंथ ऑफ चैत्र बिगन्स फ्रॉम 22 मार्च, बट इन लीप ईयर्स इट बिगन फ्रॉम 21 मार्च। नॉर्मल ईयर में तो 22 मार्च से शुरू हो जाता है, लेकिन लीप ईयर की बात करें तो 21 मार्च से शुरू होता है चैत। द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज़ लोटस, लोटस नेशनल फ्लावर है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? नेलुम्बो न्यूसीफेरा गैटर्न। द नेशनल फ्रूट इज़ मैंगो, इसका नेम है मैग्नीफेरा इंडिका, ये साइंटिफिक नेम भी ध्यान रखना है। और द नेशनल ट्री इज़ बनियान ट्री, और इसका नाम है फिकस बेनिहेलेंसिस। While the government was clearly stated in the Rajya Sabha that no notification has been issued regarding India having national flower, national fruit and national tree. The national animal is the magnificent tiger, और national animal कौन सा है? टाइगर है, और इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। The national bird is the Indian peacock, और इसका नाम है पावो क्रिस्टेसस। द नेशनल एक्वेटिक एनिमल इज़ द मैमल, गंगा रिवर डॉल्फिन, ये हमारा एक नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, जलीय जीव बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, और इसका साइंटिफिक नेम है प्लैंटिनिस्टा गंगेटिका। ठीक है, ये गंगा रिवर में जो पाई जाने वाली डॉल्फिन है उसका साइंटिफिक नेम है। द रिवर गंगा वाज डिक्लेयर्ड द नेशनल रिवर, और नेशनल रिवर कौन सी है? गंगा है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2008 में इसको नेशनल रिवर अनाउंस किया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को, एंड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी 2 अक्टूबर एज द नेशनल डेज। और ये क्या है? हमारे नेशनल डेज हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, ये हमारे नेशनल फेस्टिवल भी हैं। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। अभी तो हमने समरी देख ली है, समरी भी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि समरी से भी बहुत सारे क्वेश्चन पता चल गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट है इंडियाज़ नेशनल एनिमल इज़, कौन सा है नेशनल एनिमल? तो ये है टाइगर। देख लो कितने सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, यूपीआरओ, एआरओ, उत्तराखंड, यूडीए, एलडीए, मतलब इस बुक के अंदर जितने भी इंडिया के अंदर स्टेट हैं उनके अंदर जो पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं उन सबको भी इंक्लूड किया गया है।
चाहे एमपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, है ना, चाहे उत्तराखंड हो, सबके एग्जाम, सबके क्वेश्चन पेपर लिए हुए हैं इसके अंदर। टाइगर पैंथेरा टिग्रिस लीनियस is the national animal of India to improve the decreasing population and to protect tiger. The Tiger Conservation Project was started in April 1973. ये ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वो कब शुरू किया गया था इंडिया में, तो ये किया गया था 1973। और टाइगर हमारा नेशनल एनिमल भी है। सेकेंड क्वेश्चन है विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। तो इंडिया का नेशनल फ्लावर है लोटस। लोटस इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया विच इज़ द एम्बलेम ऑफ इंडियन कल्चर। इट्स साइंटिफिक नेम इज़ न्यूलेम्बो न्यूसीफेरा। थर्ड क्वेश्चन नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज़, कौन है नेशनल बर्ड? पीकॉक। द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज़ पीकॉक। इट्स साइंटिफिक नेम इज़ पावो क्रिस्टेसस। इट इज़ नोटेबल दैट बनियान इज़ द नेशनल ट्री। बनियान ट्री हमारा नेशनल ट्री है। मैंगो इज़ द नेशनल फ्रूट। सत्यमेव जयते इज़ द नेशनल मोटो। टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। एंड इंस्क्राइब्ड इन द स्क्रिप्ट एट द बेस ऑफ नेशनल एम्बलेम विच हैज़ बीन अडोप्टेड एट नेशनल एम्बलेम फ्रॉम लोयन कैपिटल ऑफ अशोका। ये अशोका के लोयन कैपिटल से लिया गया है नेशनल एम्बलेम। इरेक्टेड एट सारनाथ वाराणसी। गंगा रिवर डॉल्फिन इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। अब ये गंगा रिवर डॉल्फिन जो है ये हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। नेशनल बर्ड है पीकॉक। और क्या नाम है साइंटिफिक इसका? पावो क्रिस्टेसस। व्हाट डज द व्हील ऑन द इंडियन नेशनल फ्लैग सिम्बोलाइज। व्हील किसका सिम्बोलाइज है इंडियन नेशनल फ्लैग में? तो ये है जस्टिस का। The wheel on a white strip of national flag having 24 spokes is adopted from Ashoka Chakra, which is a depiction of Dharma Chakra represented with 24 spokes. It symbolizes the wheel of law, so justice is the correct answer. व्हील ऑफ लॉ का सिंबल है ये, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जस्टिस का सिंबल माना जाता है व्हील को, न्याय का। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ स्पॉक्स इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज, कितनी स्पॉक्स हैं? 24। ए कंप्लीट और फॉर्मल रेडिएशन ऑफ नेशनल एंथम टेक्स। अब ये बताना है कि नेशनल एंथम्स में कितना टाइम लग जाता है उसको गाने में, तो लगता है 52 सेकेंड्स। और एक शॉर्ट टाइम होता है इसका, जिसको हम शॉर्ट टाइम में हम इसको 20 सेकेंड में भी गा सकते हैं, और उसमें इसकी फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन को गाया जाता है। जन गण मन इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया एंड इट्स फॉर्मल रेंडिशन टेक्स 52 सेकेंड्स while a shortened version consisting first and the last line takes 20 सेकेंड प्ले। ठीक है, इसका शॉर्टेंड वर्जन है। ये हो गया। चलिए, तो कंप्लीट हो गया इसके सिंबल से। और उससे पहले मैंने जो है समरी पढ़ाई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके अंदर क्वेश्चंस तो दिए ही गए हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा जो थी उसके अंदर डिटेल दी गई थी, उसका भी ध्यान रखना है। अब है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। शुरू करते हैं, तो पहले क्वेश्चन देख लेंगे, है ना। क्वेश्चंस देख लेते हैं, बाद में एक बार में इसकी जो समरी है ना वो भी रिवीजन करवा दूंगी फिर। फर्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू क्रिएट ए न्यू स्टेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो कौन से आर्टिकल में इसका प्रोविजन है? पार्लियामेंट को कौन से आर्टिकल में पावर दी गई है, ठीक है, एक नए स्टेट को क्रिएट करने की? तो इसका आंसर है आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स। इन्होंने कहा कि या तो किसी स्टेट से अलग करके एक नया स्टेट बनाया जा सकता है, जैसे आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था तेलंगाना 2014 में, ठीक है, या फिर एक या दो से ज़्यादा स्टेट को मिला के या यूनियन टेरिटरी को मिला के भी एक स्टेट बनाया जा सकता है। इंडियन पार्लियामेंट अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 2 हैज़ द पावर टू द एडमिशन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट। आर्टिकल 2 में पावर दी गई है एक न्यू स्टेट के इस्टेब्लिशमेंट की और एक नई स्टेट के प्रवेश की, ठीक।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर टू कर्व आउट ए न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन, तो किस में वेस्टेड है ये, किस में है, पार्लियामेंट के अंदर। ये जो पावर है नई स्टेट को बनाने की, ये पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट मे फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग टू स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग टू स्टेट्स। ठीक है। आर्टिकल 3 में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो एक नई स्टेट को बना सकती है किसी दूसरी स्टेट से अलग करके, या फिर इन्हीं दो स्टेट को ज्वाइन करके। और आर्टिकल 2 में क्या है, ये किसी भी नई स्टेट को या किसी भी नई यूनियन को, मतलब स्टेट को इस्टेब्लिश कर सकता है, उसको बनाने से रिलेटेड लॉ को एडमिट कर सकता है। ठीक है, ये दिया गया है आर्टिकल 2 के अंदर। ये हो गया। द पार्लियामेंट में फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग हो गया है। तो द पार्लियामेंट कैन इंक्रीज, पार्लियामेंट इंक्रीज कर सकती है, डिमिनिश कर सकती है एरिया ऑफ एनी स्टेट और कैन अल्टर द बाउंड्री एंड नेम ऑफ द स्टेट। पार्लियामेंट को ही ये राइट होता है कि वो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकती है, किसी भी स्टेट के नाम को चेंज कर सकती है। ठीक है, ये सारी जो पावर है किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। किसके पास है बाउंड्री को अल्टर करने का पावर, तो ये किसके पास है, पार्लियामेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमोंग द फॉलोइंग हैज़ द एग्जीक्यूटिव पावर टू एडमिट ए स्टेट इन द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। तो ये इसमें ये भी पार्लियामेंट के पास है। और किसके अंदर है ये, आर्टिकल 2 के अंदर है ये पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द फेडरल सिस्टम इन इंडिया विच ऑफ द स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। बताना है कि कौन सा स्टेट इनमें से करेक्ट है। स्टेट हैव नो राइट टू सेक्यूर फ्रॉम द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और जस्ट एडवोकेसी ऑफ सेशन विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसका आंसर है ओनली 1। क्या है इसकी डिटेल देखते हैं। द स्टेट इन इंडिया हैव नो राइट टू टेरिटोरियल integrity. The parliament can by unilateral action change the area, boundary or name of any states. It requires only a simple majority for this. और इसके लिए simple majority की नीड होती है। इन्होंने कहा है कि जो इंडिया के स्टेट्स हैं उनको राइट नहीं है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का, मतलब उनके अंदर चेंज हो सकता है, उनकी बाउंड्री में, उनकी नाम में, उनमें चेंज किया जा सकता है। एक सेकेंड, क्या था ये, अच्छा आर्टिकल 19(1) को एक्सप्लेन किया इन्होंने। आर्टिकल 19(1) में क्या है, सिटीजन्स को 6 राइट्स दिए गए हैं। कौन कौन से, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसएबली एंड विदाउट आर्म्स, कि कोई भी वे क्या कर सकते हैं, असेंबल मतलब असेंबली सभा बना सकते हैं, सभा में रह सकते हैं, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, पीसफुल होनी चाहिए। टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का, यूनियन बनाने का, एसोसिएशन बनाने का सबका राइट है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और इंडिया की टेरिटरी में कहीं पे भी घूमने का अधिकार है। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और तुम इंडिया की किसी भी टेरिटरी में कहीं पे भी सेटल भी हो सकते हो, ये भी तुम्हारे पास राइट है। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी वर्क कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो। ठीक है, इस सब की तुम्हें फ्रीडम है, और ये फ्रीडम आपको कौन दे रहा है, आर्टिकल 19 फर्स्ट। ठीक है, बट द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द एन्जॉयमेंट ऑफ दीज 6 राइट। लेकिन इन्होंने कहा है कि ये सब देंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्या करेंगे, जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है वो भी ज़रूर लगेगी। On the ground mentioned in the article 19(2) itself and not any other grounds. So just advocacy of cession is subjected to reasonable restriction. Statement 2 is incorrect. The correct answer will be an option E. कि फ्रीडम तो है, लेकिन ये भी अधिकार है कि अगर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़े स्टेट को तो वो लगा सकता है। After independence, in which year were the Indian states recognized on the linguistic basis?
तो लैंग्वेज के आधार पे स्टेट को कब रिकॉग्नाइज किया गया था इंडिपेंडेंस के बाद? सबसे पहले 1956 में। इन अक्टूबर 1953 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट वाज नोन एज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बना था लैंग्वेज के आधार पे बनने वाला। हावेवर लार्ज स्केल रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस स्टार्टेड इन द ईयर 1956। बाद में 1956 में लार्ज स्केल पे ये स्टेट्स बनने शुरू हो गए थे, लिंग्विस्टिक आधार पे रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हो गई थी स्टेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज, इंडिया क्या है? ये है द यूनियन ऑफ, एक सेकेंड, इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 में कहा है ना कि इंडिया क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states. The territory of India shall comprise states, union territories, such other territories as may be acquired. तो टेरिटरी में, इंडिया की टेरिटरी में क्या आएगा? इंडिया की टेरिटरी में स्टेट आएंगे सारे, और यूनियन टेरिटरीज़ भी आएंगी, और वो भी टेरिटरीज़ आएगी जो इंडिया ने एक्वायर की है। तो ये सब मिलके क्या बनेगा? यूनियन, ये टेरिटरी बनेगी इंडिया की। द नेम एंड टेरिटरी ऑफ द स्टेट हैज़ बीन स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। और जो नेम है और स्टेट टेरिटरी है स्टेट की, ये सब स्टेट की टेरिटरी और उनका नेम किस में डिफाइन किया गया है? ये सब फर्स्ट शेड्यूल में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द मैटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। इनमें से बताना है कि कौन सा न्यू स्टेट के फॉर्मेशन के मैटर में करेक्ट नहीं है। आंसर देखते हैं इसका, तो आंसर है इसका सी। बाकी सारे सही हैं, बस ये करेक्ट नहीं है। सच लॉ शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। ये रॉन्ग है। कि करेक्ट क्या है पहले ये देखो। पार्लियामेंट में बाय लॉ फ्रॉम न्यू स्टेट, पार्लियामेंट को पावर है नई स्टेट को बनाने की। सच लॉ शैल कंटेन प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट करना पड़ता है ना, एंड द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह के जो लॉ हैं इनके लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट शेड्यूल में और फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और फोर्थ है, नो बिल फॉर इनेक्टिंग सच लॉ शैल बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट unless it has been referred to the legislature of states whose areas boundary or name is affected। इन्होंने कहा कि कोई भी बिल इनेक्ट नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट के अंदर जब तक क्या ना हो जाए, ये स्टेट की लेजिस्लेचर के द्वारा रेफ़र ना किया गया हो। जिस स्टेट का एरिया चेंज होना हो, जिस स्टेट की बाउंड्री चेंज होनी हो या नेम चेंज होना हो, जब तक उसके द्वारा ये रेफ़र ना किया गया हो तब तक ये बिल जो है ये इनेक्ट नहीं किया जा सकता है, इससे रिलेटेड बिल। ठीक है, तो थर्ड जो है ये रॉन्ग है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका आंसर। द पार्लियामेंट मे बाय लॉ विद ए सिंपल मेजोरिटी फ्रॉम ए न्यू स्टेट एंड नो स्पेशल प्रोसीजर एज इन द केस ऑफ एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिक्वायर्ड। इन्होंने कहा है कि इसके लिए ना कोई स्पेशल अमेंडमेंट की नीड नहीं पड़ती है, इसके लिए एक सिंपल प्रोसीजर है और उसके थ्रू ये अमेंडमेंट किया जा सकता है स्टेट के नाम में, बाउंड्री में, एरिया में, है ना। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 4(2) सच लॉ शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। इसके तहत इसमें कोई अमेंडमेंट की नीड नहीं है। दस ऑप्शन सी इज रॉन्ग, ऑल अदर ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बिल फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू स्टेट इन इंडिया मस्ट बी पास्ड बाय, किसके द्वारा पास होता है ये? ए सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। ठीक है, किसी भी न्यू स्टेट को क्रिएट करने से रिलेटेड बिल किससे पास होता है? सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्टेट रिक्वायर्स ए मेजोरिटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो किसकी ज़रूरत होती है? सिंपल मेजोरिटी की। पार्लियामेंट में फॉर्म न्यू स्टेट और अल्टर द बाउंड्रीज ETC ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स बाय सिंपल मेजोरिटी एंड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। No such law shall be deemed to be an amendment of the Constitution for the purpose of Article 368। इस जो आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से रिलेटेड है ना, तो इसकी नीड नहीं होती है, इसके तहत किसी भी अमेंडमेंट की नीड नहीं होती है, तो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेंट ऑफ रिक्वायर्ड फॉर अल्टरनेटिंग इट्स बाउंड्रीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है द स्टेट इज़ नॉट। स्टेट की कंसेंट की नीड नहीं है किसी भी फॉर अल्टरनेटिंग इट्स बाउंड्रीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर बाउंड्रीज में अल्टर करना हो कुछ तो उसके लिए स्टेट की कंसेंट जरूरी नहीं है। आर्टिकल 3 क्या कहता है, एक मिनट। आर्टिकल 3 ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट और अल्टर द एरिया बाउंड्रीज नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट विदाउट द स्टेट कंसेंट। मतलब आर्टिकल 3 जो है ये पार्लियामेंट को ये ऑथोराइज देता है, ये अथॉरिटी देता है कि वो किसी भी नए स्टेट को फॉर्म कर सकता है, उसकी जो स्टेट है उसकी एरिया बाउंड्री उसके नेम में चेंज कर सकता है और इसके लिए स्टेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ए बिल contemplating the above change can be introduced in the parliament only with prior recommendation of the president, and before recommending the bill the president has to refer the same to the state legislature। ठीक है, एक बिल जो है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराया जाता है इससे रिलेटेड कि हमें स्टेट के नाम में चेंज करना है, स्टेट की बाउंड्री में चेंज करना है, तो इससे रिलेटेड एक बिल पार्लियामेंट में रखा जाता है किसकी, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए। और इस रिकमेंडेशन से पहले जो वो बिल है वो स्टेट लेजिस्लेचर को रेफ़र किया जाता है, वो उससे रिलेटेड उसके एक्सप्रेस जानने के लिए, उसके व्यू जानने के लिए। ठीक है, द प्रेजिडेंट इज़ नॉट बाउंड बाय द व्यू ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड मे आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम। और जो प्रेजिडेंट है हमारा वो उसके लिए वो नहीं है, फोर्सफुल नहीं है, बाउंड नहीं है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर ने कहा है वो उस चीज़ को, उसकी मर्जी है, वो मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। मतलब बाउंड नहीं है कि हाँ माननी ही पड़ेगी। ठीक है, वो उसे स्वीकार भी कर सकता है उसने जो व्यू दिए हैं अपने उसके लिए, स्टेट के लिए, और उनको रिजेक्ट भी कर सकता है, इवन इफ़ द व्यू आर रिसीव्ड इन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया आर एडमिनिस्टर्ड बाय, किसके द्वारा एडमिनिस्टर्ड होती हैं ये, प्रेसिडेंट के द्वारा, यूटी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 239 फर्स्ट save as otherwise provided by the parliament by law, every union territory shall be administered by the president acting to such extent as he thinks fit through an administrator to be appointed by him with such designation as he may specify। और वहाँ पे क्या बनता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन है और रीजन, इंडिया इज़ नॉट ए यूनियन, इंडिया यूनियन नहीं है। रीजन, यूनियन पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अल्टर द एरिया बाउंड्री एंड नेम ऑफ एनी स्टेट इवन विदाउट इट्स कंस्टेंट। तो इन्होंने कहा कि इसका रीज़न ये है कि पार्लियामेंट को ये पावर दी गई कि बिना किसी स्टेट के परमिशन के उसकी बाउंड्री एरिया में और नेम में परिवर्तन कर दे, तो इसलिए ये यूनियन नहीं है। आंसर क्या है इसका, ए फॉल्स है बट आर ट्रू है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। Article 1 of the Constitution provides that India shall be a union of states. Article 3 of Indian Constitution provides the Parliament has the power to form new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states। ठीक है, या तो सेपरेट करके नया स्टेट बना दे या दो स्टेट को जोड़ के एक नया स्टेट बना दे। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, alter the name of any state। thus is false but r is true। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अब इनमें से देखना है कि कौन सा न्यू स्टेट्स के फॉर्मेशन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, या स्टेट में इंक्लूड ए यूनियन टेरिटरी, तो डी नहीं है, बाकी तो है। Under Article 3 of Indian Constitution, Parliament has the power to increase the area of any state, diminish the area of any state, alter the boundary of any state, and alter the name of any state. But explanation first of Article 3 clearly says that in this article, in clause A or each state include a union territory, but in the provision
स्टेट डज नॉट इंक्लूड यूनियन टेरिटरीज। इन्होंने कहा है स्टेट इंक्लूड ए यूनियन टेरिटरी बट इन द प्रोविजन स्टेट डज नॉट इंक्लूड यूनियन टेरिटरी, दस ऑल वो ऑप्शंस आर ट्रू बट डी इज ए रॉन्ग आंसर। स्टेट के अंदर मतलब यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये कहा गया है इसमें, इसलिए ऑप्शन डी रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय ए लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ये पॉसिबल नहीं है, ये किस में है, आर्टिकल 2 में है। बाकी अगर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट करना है, अल्ट्रेशन करना है एरिया में और बाउंड्री में अल्ट्रेशन करना है, तो ये सब हम आर्टिकल 3 के ये कर सकते हैं, ये तो है आर्टिकल 3 के अंदर। लेकिन जो एडमिशन है न्यू स्टेट का, ये किसके अंदर है, ये आर्टिकल 2 के अंदर दिया गया है। प्रोविजन फॉर फॉर्मिंग ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरिंग ऑफ एरिया, बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट कम्स अंडर आर्टिकल 3। मतलब जो पहले से ही स्टेट दिया गया है उसके अंदर अगर तुम्हें फॉर्मेशन करना है कुछ, तो वो तो है आर्टिकल 3 के अंदर। लेकिन अगर एक नया स्टेट बनाना है तो वो है आर्टिकल 2 के अंदर। फॉर्म ए न्यू स्टेबल बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी ऑफ ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट्स। इंक्रीज द एरिया, डिमिनिश द एरिया, अल्टर द बाउंड्री, अल्टर द नेम, ये सब किस में है, ये 3rd के अंदर है। प्रोविजन फॉर एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट कम्स अंडर आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। आंसर बताना है, पहले स्टेटमेंट देख लें फिर आंसर, करेक्ट आंसर बताना है इसमें से भी। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, सारे ही करेक्ट हैं। देख लेते हैं एक बार क्या क्या दिए हैं इसके अंदर। द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज़ बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इंडियन स्टेट हैव नो राइट ऑफ सेपरेशन। ये जो टर्म है यूनियन ऑफ स्टेट, नाम क्यों दिया गया है इंडिया को, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टेट को इंडिया से अलग होने का अधिकार नहीं है। कोई भी स्टेट इंडिया से अलग नहीं हो सकता है, सेपरेट नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टेट इंडिया में ही इंक्लूड रहेंगे। सेकेंड है एस्केधर कमीशन हैड गिवन प्रिफ्रेंस टू एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर लैंग्वेज फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो एस्केधर जो कमीशन बनाया था तो उसने प्रिफ्रेंस करा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पे स्टेट बनाए जाएं, ना कि लैंग्वेज के आधार पर। थर्ड है कांग्रेस कमेटी इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल एंड पट्टाभी सितार मैया वाज नॉट इन फेवर ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिक ऑफ लैंग्वेज। जो नेहरू जी थे, सरदार पटेल थे, पट्टाभी सितार मैया थे, ये लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बने, इसके पक्ष में नहीं थे, इसके फेवर में नहीं थे। तो सारे स्टेटमेंट क्या हैं, करेक्ट हैं। ऑल द वो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। As per Dr. Ambedkar, the state have no right to separate from the federation. In the chairmanship of Eskedhar Commission was formed in 1948 में बना था Eskedhar Commission, find feasibility of organization of state on linguistic basis. The commission rejected this and recommended reorganization of state on the basis of administrative viability rather than linguistic affinity. In December 1948, a committee consisting of Nehru, Sardar Patel, पट्टाभी सितार मैया was formed और known as JVP committee भी बोलते हैं इनको, इनके नाम का शॉर्ट बना दिया है JVP committee, and the JVP committee also rejected the linguistic basis for reorganization of state. इन्होंने भी कह दिया कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर टू इंक्लूड और एडमिट एनी स्टेट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया इज गिवन टू, किसको दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है। पावर टू एडमिट और इस्टेब्लिश एनी स्टेट इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को ये राइट है। इफ़ एनी स्टेट इज़ टू बी फॉर्म्ड विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नीड टू बी अमेंडेड। तो बताना है अगर कोई नया स्टेट फॉर्म किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो कौन सी शेड्यूल में अमेंडमेंट होगा, तो ये होगा फर्स्ट में। First schedule of constitution comprise the states and union territories. Whenever a new state is to be formed,
द फर्स्ट शेड्यूल विल नीड टू बी अमेंडेड। नेक्स्ट, हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? अब 8 हैं फिलहाल, ठीक है। इसमें आंसर 9 है, लेकिन एट प्रेजेंट कितनी है? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, एंड 28 स्टेट इन इंडिया, बट करंटली देयर आर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर यूटी इन लोकसभा। लोकसभा में यूटी के लिए कितनी सीट रिजर्व की गई हैं? तो कितनी सीट रिजर्व हैं? ये है ए, 20 सीट रिजर्व हैं। डिटेल देखते हैं इसकी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 81, आर्टिकल का भी ध्यान रखना है, एज अमेंडेड बाय 31 अमेंडमेंट एक्ट 1973 एंड गोवा, दमन एंड दीव Reorganization Act 1987 of the Constitution, for the Lok Sabha maximum 530 members can be elected from the state. स्टेट से कितने? 530 मेंबर्स इलेक्ट हो सकते हैं लोकसभा में, एंड 20 फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज, और यूनियन टेरिटरीज से 20 मेंबर्स इलेक्ट हो सकते हैं। करंटली द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन द यूनियन टेरिटरीज इज़ 19। दिल्ली की 7 सीट है, अंडमान निकोबार से 1 सीट है, चंडीगढ़ से 1 सीट है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव इनसे 2 सीट हैं। अब दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दी है। लक्षद्वीप से 1 सीट है, पुडुचेरी से 1 है, जम्मू एंड कश्मीर से 5 सीट हैं और लद्दाख से 1 सीट है, ठीक है। सीट का भी ध्यान रखना है, कहाँ से कितनी सीट है लोकसभा में। व्हाइल इन राज्यसभा इट इज़ 8। राज्यसभा में यूनियन टेरिटरी की कितनी सीट हैं? 8 हैं। पुडुचेरी, दिल्ली से 3 हैं, पुडुचेरी से 1 है और जम्मू कश्मीर से 4 सीट हैं, ठीक है। 4 मेंबर हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है कहाँ से कितने मेंबर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टेट एंड यूटी डिड द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्रिएट इन 1956। 1956 में कितनी यूटी और स्टेट बने थे? तो ये थे 14 स्टेट बने थे और 6 यूनियन टेरिटरी बनी थी। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फैजल अली कमीशन, इस कमीशन का नाम भी ध्यान रखना है, एग्जाम में नाम भी आ जाता है कमीशन का, फैजल अली कमीशन, विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज वर फॉर्म्ड। आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस ऑन 1 अक्टूबर 1953 को। कब बना था आंध्र प्रदेश? 1 अक्टूबर 1953 को बना, और ये लिंग्विस्टिक बेस पे बनने वाला पहला स्टेट था, मतलब भाषा के आधार पे बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं और कितने स्टेट हैं? तो ये कितने हैं? 28 स्टेट हैं एट प्रेजेंट, और यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8 यूनियन टेरिटरी, ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो इसका आंसर इनमें नन ऑफ द अबव, कोई सा भी सही नहीं है। एट द टाइम ऑफ दिस क्वेश्चन इन 2002 देयर वर 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब का बता रहे हैं। तेलंगाना बिकेम द 29 स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया ऑन 2 जून 2014, ठीक है, 2014 में तेलंगाना 29वां स्टेट बना था। अगेन विद द फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया वर 28 एंड 9, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो था और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गई थी, तो फिर से क्या हुआ? 28 स्टेट बने और 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई थी। विद द मर्जर ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, currently the number of states and union territory in India 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। लेकिन फिर दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बनाई, जिससे फिर से यूनियन टेरिटरी कितनी हो गई हैं? 8 यूनियन टेरिटरी हो गई हैं और 28 स्टेट हैं 8 प्रेजेंट में, ठीक है। द नंबर ऑफ इंडियन स्टेट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना विल बी, कितने थे? तेलंगाना के फॉर्मेशन के बाद कितने स्टेट बन गए थे? ये बन गए थे 29, क्योंकि तेलंगाना 29वां स्टेट बना था। कब बना था? 2014 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी। इनमें से बताना है कौन सा यूनियन टेरिटरी नहीं है। अंडमान निकोबार आइलैंड, दमन एंड दीव, गोवा या पुडुचेरी। तो गोवा एक स्टेट है, बाकी सब यूनियन टेरिटरी हैं। द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड द स्टेट्स ऑफ इंडिया। करंटली देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। इन द गिवन ऑप्शन गोवा इज़ द ओनली स्टेट एंड ऑल अदर्स आर यूटी। ठीक है, गोवा का ध्यान रखना है। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। द कैपिटल ऑफ विच स्टेट हैज़ नॉट बीन रीनेम्ड आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम। तो इसका आंसर इन्होंने दिया नहीं है, इसमें डिटेल में देखते हैं आंसर। द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश हैज़ नॉट बीन चेंज्ड टिल नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाइल द नेम ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल सिटीज़ हैव बीन चेंज्ड। बहुत सारी जो कैपिटल सिटी हैं उनका नेम अब चेंज हो गया है, पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया है। तो देखते हैं इनका। तमिलनाडु की कैपिटल थी पहले मद्रास और अब है चेन्नई। मद्रास का नया नाम क्या हो गया? चेन्नई। वेस्ट बंगाल कैपिटल थी कलकत्ता, पहले कलकत्ता बोलते थे अब बोलते हैं इसको कोलकाता। महाराष्ट्र की कैपिटल थी बॉम्बे और अब बॉम्बे को क्या बोलते हैं? मुंबई। पौंडीचेरी की कैपिटल पौंडीचेरी थी लेकिन पौंडीचेरी का नाम हो गया है अब पुडुचेरी। कर्नाटका बेंगलोर कैपिटल थी और बेंगलुरु का नया नाम क्या हो गया? बेंगलुरु। केरला की कैपिटल थी त्रिवंद्रम, लेकिन अब त्रिवंद्रम का नाम क्या हो गया? त्रिवंतपुरम। ठीक है, अब नए नाम ध्यान रखने हैं इनके। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना हैदराबाद बिकेम द कैपिटल ऑफ बोथ द स्टेट्स फॉर 10 ईयर्स। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की कैपिटल बन गई थी 10 ईयर्स के लिए हैदराबाद। थ्रू द आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रिलीजियस एक्ट 2020 received the assent of the governor on 31st July 2020 to enable a decentralized model of governance and to provide an inclusive governance in the state. There shall be 3 seats of governance in the state of Andhra Pradesh to be called as capitals. 3 कैपिटल्स बनाई गई थी। अमरावती बनाई गई थी मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट एरिया टू कॉल्ड द लेजिस्लेटिव कैपिटल। एक तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनी थी अमरावती और अमरावती थी लेजिस्लेटिव कैपिटल। दूसरा शहर था विशाखापट्टनम बनी थी इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल। और कुर्नूल अर्बन डेवलपमेंट एरिया था ये, और कुर्नूल बनी थी जुडिशियल कैपिटल। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल बनी थी। कौन कौन सी? अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल बनी थी, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल थी और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल बनी थी। लेकिन अब 2023 की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने डिक्लेयर कर दिया है कि उसकी कैपिटल क्या होगी? अब उसकी कैपिटल होगी विशाखापट्टनम। ठीक है, इसका करंट में इसकी कैपिटल है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली इज़ ए या एन। दिल्ली क्या है? दिल्ली स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है? तो ये यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली इज़ ए यूनियन टेरिटरी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफिशियली इट इज़ आल्सो नोन एज द नेशनल कैपिटल रीजन and has been given the special status among the union territories by the 69th Amendment Act 1991। और ये जो 69th अमेंडमेंट एक्ट है 1991 का, इसके द्वारा दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है और इसको एक NCR भी बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली वाज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में दिया गया था दिल्ली को NCR का स्टेटस? तो ये था 69th। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड इन टर्म्स ऑफ द पावर ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज अंडर आर्टिकल 240 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है 241C में किसको? पुडुचेरी। अच्छे कहा इन्होंने कि कौन सी पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है। पावर ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू मेक ए रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। तो 241 का जो सी है पुडुचेरी से रिलेटेड नहीं है ये, बाकी जो हैं ये सब करेक्ट हैं। 241A जो है ये अंडमान एंड निकोबार से रिलेटेड है। 241 का बी जो है ये लक्षद्वीप से रिलेटेड है और 241 का जो डी है ये दमन दीव से रिलेटेड है।
प्रेसिडेंट को पावर दी गई है इन यूटी पे रेगुलेशन करने की। आर्टिकल 240 डील्स विद द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशंस फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। द प्रेसिडेंट मेक रेगुलेशन, प्रेसिडेंट रेगुलेशंस बना सकते हैं फॉर द पीस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ द यूटी। तो अंडमान निकोबार किस आर्टिकल में है? 241A के तहत प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि इसके लिए रेगुलेशन बना सकते हैं। 241B रिलेटेड है लक्षद्वीप से और 241C रिलेटेड है दादरा नगर हवेली से, 241D दमन दीव और 241E डील्स विद पुडुचेरी। ठीक है, ये 1C नहीं है, 1C तो दादरा नगर हवेली से था 240 का, लेकिन 240 का जो 1E है ये किससे रिलेटेड है? पुडुचेरी से। इन द गिवन ऑप्शन पुडुचेरी इज मेंशन इन द आर्टिकल 21C विच इज रॉन्ग। At present, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu has formed a single union territory under Article 2041C। ठीक है, इसके तहत ही क्या बन गए? दोनों एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बन गई हैं। थ्रू द दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 2019 while Article 241D has been repealed। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। गोवा अटेन्ड फुल स्टेटहुड इन 1987। 1987 में इसको फुल स्टेट का दर्जा दिया गया था गोवा को, तो करेक्ट है ये भी। दीव इज एन आइसलैंड इन द गल्फ ऑफ खंबात। खंबात की गल्फ ऑफ खंबात का एक आइसलैंड है दीव, ये भी करेक्ट है। दमन एंड दीव वर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा बाय द 56th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये भी करेक्ट है, गोवा से अलग होकर बना था दमन एंड दीव। कौन से एक्ट के द्वारा? 56th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो ये भी करेक्ट है, तीनों सही हैं ऊपर के। रोंग है, दादरा एंड नगर हवेली वर अंडर फ्रेंच कॉलोनियल रूल टिल 1954। दादरा नगर हवेली पे फ्रेंच कॉलोनियल रूल था 1954 तक। तो ये क्या है? रोंग है। इसका आंसर डी है। ठीक है, आंसर सी मत समझना, ये सी तो जो है ये बताया है कि तीनों ऊपर की जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये सब ये क्या है? करेक्ट है, बाकी रोंग है डी। दादरा एंड नगर हवेली वर अंडर पुर्तगीज रूल। दादरा नगर हवेली पे फ्रांस का रूल नहीं था, पुर्तगीज का रूल था। द पुर्तगीज रूल लास्टेड अंटिल 1954 व्हेन दादरा एंड नगर हवेली वर ऑक्यूपाइड बाय सपोर्टर्स ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम बीकेम ए स्टेट ऑफ इंडिया अंडर। सिक्किम कब बना था इंडिया का स्टेट? तो ये बना था 35th अमेंडमेंट से। 35th अमेंडमेंट्स सिक्किम से रिलेटेड है। सिक्किम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया बीकेम द 22nd स्टेट। 22nd स्टेट था बाय द 36th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975। 22nd स्टेट बना था ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? 36th अमेंडमेंट एक्ट से बना था और 1975 में बना था। इन 1975 सिक्किम असेंबली पास्ड ए गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974 विच पेव्ड द वे फॉर सेटिंग अप द फर्स्ट एवर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन सिक्किम एंड शोड सिक्किम्स रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। India also passed 35th Amendment Act 1974 which inserted a new article 2A सिक्किम टू बी एसोसिएट स्टेट। ठीक है, ये किससे रिलेटेड था? सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाने से रिलेटेड था 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974। और आर्टिकल कौन सा इंसर्ट किया गया था? आर्टिकल 2A। एंड एज 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 इंटीग्रेटेड सिक्किम एज द फुल फ्लैज्ड स्टेट ऑफ इंडिया 22nd स्टेट। और 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में सिक्किम को फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया था। और ये कौन सा स्टेट बना था? 22 नंबर का स्टेट बना था। एज 36th अमेंडमेंट इज नॉट इन द गिवन ऑप्शन सो 35 अमेंडमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में नहीं दिया गया तो 35 करेक्ट है, क्योंकि 35 भी इसके स्टेट एसोसिएट स्टेट से मतलब सिक्किम के एसोसिएशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इंटीग्रेटेड सिक्किम एज ए फुल फ्लैज्ड स्टेट। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में मिला था? 36th में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेपरेट वनांचल स्टेट कर्व्ड आउट ऑफ बिहार कैन बी मेड पॉसिबल बाय। तो इसका आंसर है आंसर डी, नन ऑफ दीज।
पासिंग द लेजिस्लेशन इन स्टेट असेंबली, ये भी रॉन्ग है। पासिंग द ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर, नो। कंप्लीटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटीज़, ये भी रॉन्ग है। डिटेल में देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। द पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट हैज़ बीन गिवन टू द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इन्होंने कहा था कि अगर बिहार से एक वारांचल स्टेट को अलग करना हो तो उसके लिए क्या पॉसिबल है, क्या करना पड़ेगा। तो स्टेट असेंबली में भी पास नहीं होता है बिल, और गवर्नर जो है उसकी ऑर्डिनेंस से भी नहीं पास होगा ये, और कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसमें किसकी नीड होती है, पार्लियामेंट की। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर बिल इंट्रोड्यूस कराया जाता है और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए। ठीक है, और ये पार्लियामेंट को ही राइट है कि वो स्टेट का फॉर्मेशन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एज फुल स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो इसका आंसर होगा नागालैंड। अब ये देखना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कौन सा स्टेट कब बना था, पहले कौन सा बना फिर कौन सा बना। नागालैंड बन गया था 1963 में, हरियाणा 1966 में बना था, सिक्किम 1975 में बना था, और अरुणाचल प्रदेश का फॉर्मेट हुआ था 1987 में। ठीक है, ईयर ध्यान रखना है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। इसमें भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, सबसे पहले कौन सा स्टेट बना फिर कौन सा बना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। सिक्किम बीकेम ए पार्ट ऑफ इंडियन रिपब्लिक ऑन 16 मई 1975। सिक्किम 1975 में बना था। ठीक है, कब बनाए, 1975 में। अरुणाचल प्रदेश बना था 1987 में। ठीक है, ये कब बना, 1987। और छत्तीसगढ़ कर्व्ड आउट ऑफ एमपी, एमपी से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, और ये बना था 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ कब बना, 2000 में 1 नवंबर। और झारखंड वाज फॉर्म्ड ऑन 15 नवंबर 2000 बाय क्रेविंग साउथर्न पार्ट ऑफ बिहार। बिहार के साउथर्न पार्ट, मतलब साउथर्न पार्ट था ये बिहार का, और बिहार से अलग होकर बना था झारखंड। झारखंड कब बना था, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, इनकी डेट भी ध्यान रखनी है, क्या है, 15 नवंबर। ओके, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लग गया। पहले सबसे पहले कौन सा बना, सिक्किम 1975 में, फिर अरुणाचल प्रदेश 1987 में, और उसके बाद 1 नवंबर 2000 को कौन सा बना था, छत्तीसगढ़ स्टेट, और झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द स्टेट झारखंड कम इनटू एग्जिस्टेंस। कौन से ईयर में झारखंड स्टेट एग्जिस्टेंस मतलब बना था ये, तो ये बना था 2000 में, और डेट क्या थी, 15 नवंबर। ठीक है, डेट भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ स्टेट कम केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। छत्तीसगढ़ स्टेट कम बना था, तो ये बना था 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ की डेट क्या है, 1 नवंबर 2000। झारखंड की थी 15 नवंबर। क्योंकि अब डेट याद होगी तो आंसर लगा लेंगे इसमें, क्योंकि ईयर तो सबका सेम दिया है, इसलिए डेट भी याद रखनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड स्टेट वाज क्रिएटेड इन। उत्तराखंड स्टेट कब बना था, तो ये बना था द ईयर 2000 में, और इसकी डेट थी 9 नवंबर 2000। द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाज फॉर्म्ड एज द 27th स्टेट ऑफ इंडिया। ये बना था 27th स्टेट इंडिया का। नेक्स्ट, द फॉलोइंग स्टेट्स वर क्रिएटेड आफ्टर 1960। अरेंज दैम इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन। सब 1960 के बाद ये क्रिएट हुए थे सारे स्टेट, और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो इसका आंसर है सी। सबसे पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर मेघालय, और सबसे लास्ट में सिक्किम। ईयर देखते हैं, फॉर्मेशन ईयर। नागालैंड का फॉर्मेशन ईयर है 1963, हरियाणा 1966, मेघालय 1972, और सिक्किम बना था 1975 में। और कौन सा एक्ट था ये भी ध्यान रखेंगे, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग स्टेट्स वर क्रिएटेड इन इंडिया फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाना है इनको। सबसे पहले कौन सा आया था, तो सिक्किम तो आया था 1975 में, हरियाणा
1966 में बना था, ठीक है। और अच्छा, हिमाचल प्रदेश बना था 1971 में, और ये तो 1953 में सबसे पहला स्टेट था लिंग्विस्टिक बेस पे बनने वाला, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो अब लगा देंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सबसे पहले कौन सा बना? आंध्र प्रदेश फर्स्ट, उसके बाद 1966 हरियाणा, और फिर हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद में सिक्किम। तो इसका आंसर हो गया है बी, ठीक है। आंध्र प्रदेश 1953, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971 और सिक्किम 1975। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इसको भी। तो इसका आंसर हो गया है बी। सबसे पहले हरियाणा बना था 1966 में, झारखंड 2000 में 50 नवंबर, तेलंगाना 2014, और गोवा बना था 1987, है ना, गोवा, हाँ 1987, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका बी। हरियाणा 1966 में फॉर्मेट हुआ था, गोवा 1987, झारखंड 2015 नवंबर, और तेलंगाना 2014 में। तो इसलिए इनका ईयर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है सभी स्टेट्स का, क्योंकि कई क्वेश्चन पूछ लिए ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन असेंडिंग ऑर्डर इज। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। अब ये भी उस पर बेस है, अगर तुम्हें इसका सन पता होगा, ईयर पता होगा कौन से ईयर में फॉर्मेशन हुआ था तो लगा लोगे, और ईयर नहीं पता होगा तो नहीं लग पाएगा ये क्वेश्चन भी। तो इसका आंसर है आंसर ए। सबसे पहले नागालैंड, फिर मेघालय, फिर सिक्किम, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ईयर देखते हैं। नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ था, नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 को, मेघालय 21 जनवरी 1972 को, सिक्किम 16 मई 1975, और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को, ठीक है। तो डेट भी ध्यान रखनी है और ईयर भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो दिस। मैच करना है। नागालैंड कब बना था? सिक्किम 1975 में बना था, झारखंड 2000 में बना था 15 नवंबर को, तेलंगाना 2014 में बना था, और नागालैंड 1962 में बना था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया है? आंसर बी। नागालैंड एग्जिस्टेंस कब हुई थी नागालैंड की? 1963 में, और झारखंड 15 नवंबर 2000, तेलंगाना 2 जून 2014, और सिक्किम 1975 में बना था। In the given option, the year 1962 mentioned in list 2 while it should be 1963 because Nagaland, the 16th state of Indian Union, was established on 1 December 1963 को बना था नागालैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर इज। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो आंसर है इसका डी, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। हरियाणा 1950 में फॉर्मेशन हुआ था, राजस्थान है ये, और महाराष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ था 1960 में, और हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ था 1966 में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बताना था कि लास्ट में किसका हुआ, उसके पहले किसका, और फिर उस सबसे पहले किसका हुआ, ठीक है। तो ये 1966 में, और महाराष्ट्र 1960, और ये हो गया है 1958। तो ये लग गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। वर्ड पे ध्यान रखना है, असेंडिंग पूछा है या डिसेंडिंग पूछा है। अगर क्रोनोलॉजिकल पूछा है तो सीक्वेंस में ही लगाना है। डिसेंडिंग पूछ लिया तो बताने कि सबसे पहले सबसे बाद वाला लगाएंगे, फिर उससे जो पहले बना था स्टेट वो लिखेंगे, ठीक है। वर्ड का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1948। 1948 में कौन सा स्टेट बना था? तो इसका आंसर कोई सा नहीं दिया है ना, डिटेल में देखते हैं। द क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, नो वन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट इन द रिगार्ड। वेस्ट बंगाल, पंजाब, असम बिकेम द प्रोविंस ऑन 15 अगस्त 1947 को ये प्रोविंस बने थे, एंड बिकेम स्टेट ऑन 26 जनवरी 1950 को।
26 जनवरी 1950 को वेस्ट बंगाल, पंजाब, असम क्या बने थे? स्टेट बने थे। हिमाचल प्रदेश बिकेम प्रोविंस ऑन 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश प्रोविंस बना था और स्टेट बना था ये 25 जनवरी 1971 को। इफ़ द क्वेश्चन इज आस्क्ड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंस इन 1948 देन हिमाचल प्रदेश वुड बी द करेक्ट आंसर। और उसमें क्या पूछा है इन्होंने? स्टेट पूछा है कि कौन सा स्टेट फॉर्म हुआ था 1948 में, तो इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं है। बिहार एज एन इंडियन स्टेट वाज फॉर्म्ड इन, बिहार कब बना था इंडियन स्टेट? ये बना था 1912 में। बिहार वाज फॉर्म्ड ऑन 22 मार्च 1912 अकॉर्डिंग टू बिहार स्टेट गवर्नमेंट वेबसाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, पॉइंट आउट। इनमें से देखना है कि एक इनकरेक्ट है और वो बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। द स्टेट ऑफ मैसूर वाज रिनेम्ड एज तमिलनाडु, जो स्टेट ऑफ मैसूर था उसका नाम तमिलनाडु हो गया है। गोवा सेपरेटेड फ्रॉम दमन एंड दीव, गोवा किससे सेपरेटेड हुआ था? दमन और दीव से। करेक्ट है आंसर। ठीक है। द स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज स्प्लिट इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये भी करेक्ट है। बॉम्बे से स्प्लिट हुए हैं, गुजरात और महाराष्ट्र बने हैं फिर स्टेट। हिमाचल प्रदेश वाज प्रीवियसली इन द लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, हाँ पहले ये यूनियन टेरिटरीज था और बाद में क्या बना? स्टेट बना। तो बाकी सारे सही हैं। ए क्या है आंसर है इसका? मैसूर का नाम तमिलनाडु नहीं था, मैसूर का क्या नाम था? कर्नाटका। द स्टेट ऑफ मैसूर वाज रिनेम्ड एज कर्नाटका बाय मैसूर स्टेट अल्ट्रेशन नेम एक्ट 1973 while गोवा वाज सेपरेटेड फ्रॉम दमन एंड दीव इन 1987। ठीक है, स्टेट बना था ये और 1973 में दमन दीव से सेपरेट हुआ था। स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज बिफरकेटेड इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र बाय बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, एक्ट भी ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश विच वाज प्रीवियसली इन द लिस्ट ऑफ यूटी बीकेम स्टेट इन 1971 में स्टेट बना, पहले ये यूटी था एक। ULFE एक्सट्रीमिस्ट आर रिलेटेड टू विच स्टेट? अल्फा एक्सट्रीमिस्ट बताना है किस स्टेट से रिलेटेड थे, तो ये था असम से। उल्फा क्या फुल फॉर्म है इसकी? द यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। अल्फा की क्या फुल फॉर्म है? द यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इज ए सेपरेटिस्ट आउटफिट ऑपरेटिंग इन असम। इट वाज फाउंडेड ऑन 7 अप्रैल 1979 को ये ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ था? बना था। इट सीक्स टू एस्टेब्लिश ए सॉवरेन असम वाया एन आर्म्ड स्ट्रगल। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज बैन्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1990 में गवर्नमेंट ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल्स वार ग्रुप ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड इन, तो ये किस में था? ये पीपल्स वार ग्रुप ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था और ये कौन से स्टेट में था? आंध्र प्रदेश में। पीपल्स वार ग्रुप वाज एस्टेब्लिश्ड बाय कोंडापल्ली सितार मैया ऑन 22 अप्रैल 1918 आंध्र प्रदेश। ये इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1980 में आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है द कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट इज अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बताना है कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट किस किस स्टेट के बीच में है, तो ये है कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला के बीच। ठीक है। द कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज अमॉन्ग द स्टेट ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमीशन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज इस्टेब्लिश्ड इन, तो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था कमीशन जो जिसने स्टेट्स को लैंग्वेज के आधार पर रिकॉग्नाइजेशन दी थी? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था, इनमें से तो कोई सा आंसर है नहीं, 1956 है, 57, 1960 नहीं, इनमें से कोई सा आंसर नहीं है। डिटेल में देखते हैं इसका आंसर। द कमीशन फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 29 दिसंबर 1953। कब इस्टेब्लिश हुआ था ये? 1953 को, लैंग्वेज के बेस पे स्टेट को रिकॉग्नाइजेशन देने वाला। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन 13 सितंबर 1955। फैजल अली वाज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन। इस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? फैजल अली। KM पानिक्कर, HN कुंजरू वर इट्स मेंबर, ये दोनों इसके मेंबर थे। ऑन द रिकमेंडेशन ऑन द कमीशंस रिपोर्ट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 वाज पास्ड। आंध्र प्रदेश
वाज द फर्स्ट स्टेट इस्टेब्लिश्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। पहला स्टेट कौन सा था? आंध्र प्रदेश था, 1953 में बना था और ये लैंग्वेज के बेस पे बना था। द स्टेट वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन, कब रीऑर्गेनाइज हुआ था? 1956 में। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच ईयर वर द स्टेट रीऑर्गेनाइज ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो ये है 1956 ईयर में स्टेट लिंग्विस्टिक बेस पे रीऑर्गेनाइज हुए थे। विच इज़ द फर्स्ट एवर स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो ये था आंध्र प्रदेश, सबसे पहले बना था और 1953 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बेसिस पे कौन सा स्टेट फॉर्म हुआ था? आंध्र प्रदेश, 1953 में। और तेलुगु लैंग्वेज थी बाय सेपरेटिंग द तेलुगु स्पीकिंग एरिया फ्रॉम द मद्रास स्टेट। ये तेलुगु स्टेट एरिया से, जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया थे उससे सेपरेट हुए थे ये। ठीक है, विच स्टेट एन्जॉय द डिस्टिंक्शन ऑफ फर्स्ट बीइंग क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन इंडिया। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वाज क्रिएटेड एज ए लैंग्वेज बेस्ड स्टेट इन, कब बना था? 1953 में। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया आपके आज। एक तो हमने नेशनल सिंबल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं और उसकी शॉर्ट समरी भी देख ली थी, और ये स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, लगभग इनसे ही मिल जाएंगे, इससे आउट तो में भी क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए। ठीक है, और एक बार इसकी समरी और देख लेते हैं। इसकी एक समरी थी ना, समरी से पता चल जाएगा। एक बार इसकी समरी भी देख लेंगे। क्वेश्चंस तो सारे हो गए जितने भी थे इसके अंदर। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लेड द फॉर्मेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट सॉवरेन नेशंस। इंडिया एंड पाकिस्तान बना था कौन से एक्ट के द्वारा? ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कि इसके द्वारा इंडिया और पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ था। Princely states were provided 3 options to join India, to join Pakistan और being independent. There were 552 princely states थे within the Indian territory, out of which 549 join India. इंडिया में join हो गए थे 549, where the other 3 हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर refused to join. इन्होंने मना कर दिया था। Later on हैदराबाद थ्रू मिलिट्री एक्शन, ये भी ध्यान रखना है हैदराबाद कैसे ज्वाइन हुआ था इंडिया में? ये मिलिट्री एक्शन से ज्वाइन हुआ था। जूनागढ़ थ्रू रिफ्रेंडम, जूनागढ़ कैसे हुआ था? रिफ्रेंडम के द्वारा। और कश्मीर थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। रिफ्रेंडम मतलब जनता जो थी वो हमारे पक्ष में थी, लेकिन जो लीडर था वो पक्ष में नहीं था, वो पाकिस्तान के पक्ष में जाने के लिए था। तो इसलिए फिर हमारे यहाँ जो हमारी जो सेना थी वहाँ गई थी और उसने वहाँ जाके उस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हो गया जम्मू कश्मीर। एग्जीक्यूटेड बाय महाराजा हरी सिंह, महाराजा हरी सिंह के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया था ये। रूलर ऑफ जम्मू कश्मीर, उस टाइम पे जम्मू कश्मीर के रूलर थे ये। वर इंक्लूडेड इन इंडियन यूनियन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट केम इनटू फोर्स इन 1950 वेंट ए स्टेप फर्दर, रिकॉग्नाइजिंग 4 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ टेरिटरीज इन शेड्यूल फर्स्ट। पार्ट ए कंप्राइज्ड फॉर्मर ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस having a governor and a legislature. पार्ट बी कंप्राइज्ड फॉर्मर प्रिंसली स्टेट, ये कई पार्ट बना दिए थे टेरिटरीज के। पार्ट 8 में क्या थी? ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस थे और गवर्नर थे और लेजिस्लेचर थी। पार्ट बी के अंदर प्रिंसली स्टेट थे गवर्नर्ड बाय ए राज प्रमुख, जो राज प्रमुख के द्वारा गवर्न किए जाते थे। वाइल पार्ट सी में क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड, इसमें प्रिंसली स्टेट भी थे और चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस इन बीइंग गवर्नड बाय ए चीफ कमिश्नर, जो कि एक चीफ कमिश्नर के द्वारा गवर्न किए जाते थे। पार्ट डी कंप्राइज्ड द लोन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसके अंदर अंडमान निकोबार आइलैंड की जो टेरिटरी थी ये थी पार्ट डी के अंदर। विच हैड ए लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसमें कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था इसमें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी। It was part D that would go on the form the basis for the creation of union territories. As per the article 1st the constitution, और इसमें क्या कहा है? इंडिया दैट इज़ भारत। ये लाइन किस में कही गई है? आर्टिकल 1st में। शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, और आर्टिकल 1st में इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट भी कहा गया है।
रेदर देन द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, इन्होंने कहा था कि ये फेडरेशन ऑफ स्टेट्स से ज़्यादा एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। आर्टिकल 2 प्रोवाइड्स फॉर एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, आर्टिकल 2 इससे रिलेटेड है, न्यू स्टेट के एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट से। आर्टिकल 3 प्रोवाइड्स द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को पावर देता है ये इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, न्यू स्टेट के फॉर्मेशन में, और अल्ट्रेशन ऑफ एरिया, बाउंड्री एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। पार्लियामेंट कैन फॉर्म न्यू स्टेट थ्रू सिंपल मेजोरिटी, और इसके लिए सिंपल मेजोरिटी की नीड पड़ती है पार्लियामेंट को किसी भी स्टेट के नेम को चेंज करने के लिए, बाउंड्री को चेंज करने के लिए। अमेंडमेंट्स मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368, और जो अमेंडमेंट्स 2 और आर्टिकल 2 और 3 में किया जाता है वो 368 जो आर्टिकल है उसके स्कोप से बाहर है। ठीक है, 368 जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, उसमें उसके अमेंडमेंट से रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन की। प्रेजेंटली इंडिया इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी हैं एट प्रेजेंट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फैजल अली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट इन 1953। ठीक है, फैजल अली कमीशन बना था और 1953 में इसके द्वारा न्यू स्टेट का फॉर्मेशन किया गया था। 2 अदर मेंबर्स थे इसमें, KM पानिक्कर और HN कुंजरू थे। सम ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमीशन वर इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। SK धर कमीशन 1958 में बना था। रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वीनियंस। SK धर ने क्या कहा था कि स्टेट को एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वीनियंस के आधार पर बनाना चाहिए इंस्टेड ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस, लैंग्वेज के आधार पर नहीं। In December 1948, JVP committee was constituted by the Congress to scrutinize the recommendation of SK Dhar। SK Dhar की रिकमेंडेशन के को मतलब सुधारने के लिए कौन सी कमेटी आई थी फिर? JVP कमेटी। दिस कमेटी इंक्लूडेड जवाहरलाल नेहरू थे इसमें, पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितार मैया थे। और द कमेटी इन रिपोर्ट प्रेजेंटेड इन अप्रैल 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। ऑफिशियली रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, और इसने भी लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट को बनाने को रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने भी कहा था कि लैंग्वेज के आधार पे नहीं होनी चाहिए स्टेट। आल्दो द डिमाइज ऑफ पोटी सितार मुल्लू आफ्टर द 56 डे लॉन्ग हंगर स्ट्राइक फोर्स इंडियन गवर्नमेंट, जो पोटी सितार मुल्लू थे उनकी डेट वो मतलब डेथ हो गई थी उनकी, उन्होंने 56 डे का एक हंगर स्ट्राइक रखी थी इसी वजह से कि लिंग्विस्टिक बेस पे वो बनाना चाहिए। ठीक है, और ये क्या था लास्ट का? फॉर्मेशन ऑफ एक सेकेंड 50 डे लॉन्ग हंगर स्ट्राइक फोर्स्ड इंडियन गवर्नमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन्होंने 56 डे तक एक हंगर स्ट्राइक करी थी और उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश जो स्टेट था इसका फॉर्मेशन हुआ था लिंग्विस्टिक बेस पे 1953 में। और आंध्र प्रदेश इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो सारे क्वेश्चन करा दिए, समरी भी करा दी है इनकी स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड समरी क्वेश्चंस हो गए दोनों, और सिंबल से रिलेटेड भी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपके सारे क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दीज वीडियोज़। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें।